गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को मालूम है कि इन दिनों कोविड-19 के महामारी के चलते पूरा देश परेशान है, जिसमें सारे संस्थान तो क्लोज है ही, आपके अध्ययन में भी दिक्कत आ रही है, जिसके देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया है कि बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करने के लिए, जिसमें मैं आज पहली वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्रामर के ट्रांसलेशन भाग पर चलते हैं और उसमें सबसे पहले टेंस से शुरुआत करते हैं। चलिए टेंस से शुरुआत करते हैं। टेंस 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 मीन होता है काल। किसी समय या अवधि को काल कहा जाता है, जिसके 3 रूप बताए गए हैं। तीनों के नाम क्रमशः ये हैं, देख रहे हैं आप लोग। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इस प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट में वर्तमान काल, पास्ट में भूतकाल और फ्यूचर में भविष्य काल, जिसमें किसी कार्य की वर्तमान स्थिति यानी जारी हो, ऐसे को प्रेजेंट टेंस, और जिसमें बीती हुई बातों का वर्णन किया जाए वो पास्ट टेंस, और जिसमें आने वाले भविष्य के बारे में कुछ बातें या वाक्य मिले उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो चलते हैं कि इसके इन तीनों के 4 पार्ट बताए गए हैं। तो चारों में देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं इनके एक पार्ट को। मान लीजिए प्रेजेंट है, इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये पहला है। इसी को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट, चाहे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो या सिंपल प्रेजेंट कहो। और ऐसे इसका दूसरा भाग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसको ऐसे कर सकते हो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी कॉन्टिन्यूअस से तात्पर्य है जो जारी हुआ हो, और इम्परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, लेकिन वो पूर्ण न हुआ हो तो इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण हुआ। तो हिंदी में इसको अपूर्ण काल कहा जाता है, इसीलिए परफेक्ट मीन पूर्ण, तो इन लगा दिया गया, तो इम्परफेक्ट माने अपूर्ण। और इसका तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये रहा पूर्ण काल, मतलब वर्तमान काल का पूर्ण काल। पूर्ण का मतलब जो पूरा हो चुका हो। और इसके बाद सबसे लास्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी ये लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें पूर्ण और अपूर्ण दोनों बताए गए हैं। तो ये जो 4 पार्ट बताए गए हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, ठीक इसी प्रकार पास्ट के भी 4 पार्ट ऐसे, जहां प्रेजेंट है उसी जगह पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, जब पास्ट पे जाओगे तो पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। उसके बाद फिर चलते हैं तीसरे पे, जहां प्रेजेंट परफेक्ट है वहीं पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही बारी बारी से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के यही 4 पार्ट बताए गए। तो हम आज सोच रहे हैं कि सबसे
पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट को आपको पढ़ाएं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये इसका पहला भाग है। तो इसका मतलब होता है वर्तमान काल का असीमित या अनिश्चित काल। इसको अगर देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो चाहे सिंपल प्रेजेंट के नाम, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से आए या सिंपल प्रेजेंट के, तो है ये। भ्रमित मत होइएगा कि सिंपल मतलब साधारण वाक्य। साधारण से तात्पर्य है कि सिंपल का मतलब पहला इसका जो दिया है इंडेफिनिट है। इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आर। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का की पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। और इसमें ये देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि यह इसमें एक वचन और बहुवचन। एक वचन को अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन। और एक होता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं, नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा। तो देखते हैं, जैसे ही, सी, ईट या नाउन कोई भी हो, यह एक वचन के अंतर्गत आता है। और बहुवचन के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आई, वी, दे, यू और नाउन, यह बहुवचन के अंतर्गत आता है। एक वचन के अंतर्गत ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी वह मतलब स्त्री के लिए, इट वस्तुओं के लिए, और नाउन किसी का नाउन एक हो चाहे जो भी हो। उसी प्रकार आगे देखते हैं, आई, वी, दे, यू, नाउन ये बताए गए हैं। तो हम सोच रहे हैं एक एक को बारी बारी से पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले इसके भाग में असर्टिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, या इसी को कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। कथनात्मक वाक्य 13। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले असर्टिव लेके चल रहे हैं। तो असर्टिव के दो भाग बताए गए हैं। असर्टिव के दो भाग हैं, एक का नाम है अफर्मेटिव, डबल एफ आई ई आर एम ए टी आई भी, देख रहे हैं अफर्मेटिव। और दूसरा होता है नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो आपने देखा एक वचन और बहुवचन, और उसमें अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक, और इसको कहते हैं नकारात्मक। सकारात्मक जिसमें किसी चीज को स्वीकारा जाए, और नकारात्मक इस चीज का को नकारा जाए, यानी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव उसका आकलन किया जाए, नकारात्मक बात बताई जाए, इसीलिए इसको नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। तो देखें आगे, सबसे पहले अफर्मेटिव को लेकर चलते हैं।
अफर्मेटिव में यहां पर थोड़ा शार्ट में इसलिए बताएंगे क्योंकि हम सब्जेक्ट को थोड़ा उसके शार्ट में जैसे लिखा है यस, यस को हम बताएंगे, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद और आगे चल करके बताएंगे हम यम वी, यम वी का मतलब होता है मेन वर्ब। उसके बाद ओ से आपको इंगित करेंगे, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और सी ओ एम पी से आपको इंडिकेट करेंगे, इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट। तो हम इतना बड़ा न लेकर के शार्ट में आपको स्ट्रक्चर दे देंगे नेम को बताते हुए, ताकि आप आराम से उसको समझ लें, इसीलिए यहां दे दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें बताया गया ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक का नियम क्या है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसका मतलब यह है कि मेन वर्ब के कई फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब के मेन रूप से तो 4 पार्ट होते हैं, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे लिखा है कम, दूसरा होगा केम, तीसरा होगा कम और चौथा होगा कमिंग। लेकिन इस टेंस में एक और जोड़ा जाता है, इसको पांचवा फॉर्म कहते हैं। तो उसको कहते हैं, जैसे कम में यस जोड़ दिया गया है तो कम से इसको पांचवा फॉर्म मान लिया गया। तो मान कर चलिए इसको पांचवा फॉर्म इसमें लगाया जाएगा, या फिर कहिए कि फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा अंतर करके एक वचन के साथ यस या यस जोड़ेंगे और बहुवचन के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां देखें, सबसे पहले हम आपको सिंपल यानी प्रेजेंट का अफर्मेटिव में से एक वचन बताएंगे। तो सिंगुलर, सिंगुलर में देखते हैं, सिंगुलर का नियम यह है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे एक वचन में, और उसी में यस, उसकी मुख्य क्रिया के अंत में यस और या ईएस का प्रयोग कर दिया जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी यस और जहां जरूरत पड़ेगी ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यस का प्रयोग कहां किया जाएगा और ईएस का प्रयोग कहां किया जाएगा, ये भी देखते हैं। देखो, जिन हिंदी या जिन अंग्रेजी वर्ड्स के अंत में ओ, एक्स, एस, डबल एस, सी एच तथा एस एच आते हैं, तो वहां पर मेन वर्ब के अंत में ईएस लगा दिया जाता है। जैसे अगर आपके पास गो एक शब्द आया, गो मीन जाना, गो के लास्ट में ओ जुड़ा हुआ, ओ को जब एक वचन के रूप में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग करेंगे तो इसमें ईएस जुड़ करके गोज हो जाएगा, गोज, यहां पर ईएस लगा। और इनको छोड़कर जितने भी वर्ब आएंगे इनके लास्ट में ये नहीं मिलेंगे, तब वहां पर ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे लिखा है कम, कम, कम के लास्ट में इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहां पर ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि केवल एस तब हो जाएगा कम। मतलब यह है कि ये लास्ट में वर्ब के आएंगे जो लिखे गए ओ, एक्स, एस, डबल एस, यस, सी एच और यस एच, तो ये जोड़ेंगे। और इनके अलावा ये लास्ट में नया अगर कोई और आएंगे तो वहां केवल यस जोड़ा जाएगा, जैसा कि कम में जोड़ा गया, कम्स हो गया। तो आगे चले देखें, सिंगुलर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है इसके, सब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अभी हम सिंगुलर का बता रहे हैं, सिंगुलर का सब्जेक्ट के बाद
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दो, या फिर इसी को फिफ्थ फॉर्म मान सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले यहां दिखाया है। चाहे इसको फिफ्थ फॉर्म मान लीजिए या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा लीजिए। उसके बाद ओ से तात्पर्य यहां पर आपको मैंने बताया ऑब्जेक्ट। उसके बाद और अंत में चलते हैं तो कंप्लीमेंट, यानी साइड में कंप्लीमेंट। देख रहे हैं, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे लिखा गया है, पहला है वह गीत गाता है, वह गीत गाता है, इसके अंग्रेजी वह ही सिंग। देखिए मैंने पहले ही बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया के लास्ट में यस या ईएस लगाया जाएगा। जैसे कि आपको बताए हैं कहां यस लगेगा कहां ईएस। देखिए आपको बताया है कि ये जो दिए गए हैं इनके ये लास्ट में आएंगे इस जगह पे तो ईएस लगाया जाएगा, लेकिन ये लास्ट में यहां पर जी आया हुआ है तो ईएस नहीं लगेगा बल्कि केवल ईएस लगा दिया गया। ही सिंग्स ए सॉन्ग, इसका मतलब है वह गीत गाता है। इसका दूसरा देखते हैं, मोहन बाजार जाता है। वाक्य लिखा गया मोहन बाजार जाता है, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मोहन है तो मोहन को ले लीजिए। मोहन, मोहन के बाद मैंने बताया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस लगाओ या फिर फिफ्थ फॉर्म लगाओ। तो चलिए मोहन, मोहन क्या करता है? जाता है। जाना के लिए क्या होती है? गो। गो में देखिए मोहन एक वचन है और लास्ट में ओ आया हुआ है तो इसको लेते हैं, ईएस जोड़ देते हैं, तो गोज टू मार्केट। मोहन बाजार जाता है। देखिए यहां पर इस वर्ब के अंत में जी आया हुआ है तो यस लगाया गया, और इस वाक्य में वर्ब के अंत में ओ आया हुआ है तो ईएस लगाया गया, क्योंकि इनके आने पर लास्ट में ईएस जोड़ा जाएगा और इनके न रहने पर केवल ईएस जोड़ा गया। तो दोनों की एग्जांपल आपके सामने रखे गए। और ये तो रहा एक वचन। अब इसके बाद चलते हैं बहुवचन यानी प्लूरल। ये सिंगुलर का है तो प्लूरल पर चलते हैं, अफर्मेटिव के प्लूरल में। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ध्यान रहे कि एक वचन और बहुवचन कौन कौन होते हैं ये पहले ही आपको बताया जा चुका है, उसको देख लीजिएगा। तो अब आता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि एक वचन के साथ क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग अंग्रेजी में किया गया, लेकिन बहुवचन में यस या यस का प्रयोग वर्ब के अंत में नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया और एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया प्रयोग की जाती है। तो ये बहुवचन बहुवचन के अंतर्गत बताए गए हैं। इसका रूल क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जहां पर सिंगुलर में यस या यस लगाए हैं, अब यहां पर बहुवचन के नाते प्लूरल में यस या यस का प्रयोग वर्ब के अंत में नहीं किया जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या होगा? वे का मतलब दे प्ले। अब देखिए दे बहुवचन में है और उसके साथ वर्ब आया हुआ है खेलना, तो खेलने के अंग्रेजी के लास्ट में वाई लगाया गया है। वाई इसमें यस या इसका प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग की, तो यहां पर यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दे प्ले द क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले द क्रिकेट। ऐसे ही जैसे हम लोग नदी में तैरते हैं तो क्या हो जाएगा? वी
swim in the river, we swim in the river। तो देखिए यहां पर भी यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग होता है, बहुवचन के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए एक जगह वो मिलेगा आपको यस यस और पीपी। यस यस और पीपी का मतलब होता है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, इसीलिए इसको यस और यस और यस, यानी यस का तात्पर्य है सब्जेक्ट से और दूसरे यस का तात्पर्य है सिंगुलर, यानी यस यस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। देखो ना, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा और सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहेगा, तभी वहां पर उसको यस यस। और पीपी का मतलब होता है प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यानी बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। यानी एक पी का मतलब होता है प्लूरल और दूसरे का प्लूरल यानी सब्जेक्ट से और प्लूरल वर्ब से, इसीलिए इसको शॉर्ट में यस यस और पीपी बताया गया। तो ये तो रहा आपका सिंपल। अब चलते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में तो देखिए जहां पर प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ आपको बताया गया, ठीक आगे ही ऐसे ही एग्जांपल आपको पढ़ने को मिलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको कायदे से बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे उसको बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान में रखते हुए मैं इसको अगले टर्न में आपको बताऊंगा।